ये रिपोर्ट क्या है? ये G20 देशों ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स बनाई है जो ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ इनइक्वालिटी पे काम करेगी। यानी जो 20 देश हैं G20 वाले, जिसका भारत में भी सम्मेलन हुआ था, मोदी जी ने बहुत ढिंढोरा पीटा था, उनके एक्सपर्ट्स को मिला के ये अध्ययन किया गया कि दुनिया में ये खतरा इनइक्वालिटी का कितना बढ़ गया। अब आप सोचिए, अगर सरकारें अध्ययन करा रही हैं, वो सरकारें जो अपने यहाँ पे अपने देश में ये बढ़ा रही हैं, तो उनको ये डर भी लग रहा होगा कि हम जो कर रहे हैं उससे क्या होने वाला है। तो अभी साउथ अफ्रीका में जो G20 हुआ है, उसमें ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई है 2 दिन पहले। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कैसे क्या हुआ है। मैं आपको, अगर इस पर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, डेटा ज़रूरी है समझना, तो शुरुआत में बता दूं कि इस डेटा के इशारे क्या हैं, और फिर हम थोड़ी सी कुछ एक ग्लिम्सेस इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपको दिखाएंगे। इनकम इनइक्वालिटी, विषमता खतरनाक स्तर पे बढ़ गई है। हम पहले ही कुछ आंकड़ों का जिक्र करते थे, ऑक्सफैम वगैरह वाले, वो ही कितने डरावने थे। अब हालत यह है कि 83 देशों में जो विषमता है वो गिनी कोएफिशिएंट 0.4 से ऊपर है। अब ये क्या है? गिनी कोएफिशिएंट एक बहुत पुराना मानक है, और जिन्होंने व्यक्ति ने इनको निकाला था उनका नाम गिनी था उसके आधार पे। तो वो उन्होंने 0 से लेके 1 के बीच में एक स्केल बनाया है, और उस स्केल पे 0.4 होना अपने आप में बहुत खतरनाक स्थिति है। 0 का मतलब है सबसे ज़्यादा समानता, यानी 0 मतलब सबकी आय बराबर है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्थिति विषमता की होती जाएगी। और ऐसे समझिए कि ये इंडिकेटर अपने आप में बहुत मायने रखता है, और इसको, ये परिभाषा अपने आप में दुनिया भर में एक बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो एक टेक्निकल चीज़ है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ये 4 पहुंचने का मतलब होता है कि असामान्यता की स्थिति भयावह स्तर पे पहुंच गई है, इमरजेंसी वाले हालात पे हैं। ठीक है साहब, अब आप इससे नहीं समझना चाहें तो इससे समझ लें कि दुनिया के 90% जो देश हैं उनको कवर करके रिपोर्ट बनाई गई है, और 2000 से 2024 के बीच जो नई संपत्ति बनी है, जो नया पैसा कमाए, डेवलप हुआ है, जो वेल्थ जनरेट हुई है, उसमें से 41% हिस्सा 1% आबादी लूट के ले गई। 99% लोग जिन्होंने इसको बनाया उनको कुछ नहीं मिला। इससे साथ साथ भारत में भी स्थिति और ख़राब है। दुनिया में 41% लोग हैं, तो यहाँ पर 62% लोग 1% हिस्सा, जो जितनी वेल्थ बनी है वो 1% आबादी 62% हिस्सा लेके चली गई है। अमीर और अमीर हो गए हैं। चीन में भी ये बढ़ोतरी करीब 54% रही है। रिपोर्ट बताती है कि ये हाई डिग्री की असमानता लोकतंत्र और आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत खतरनाक है। अब मैं इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ग्राफ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और जो इनइक्वालिटी वाले कंट्री हैं जिसमें हाईएस्ट इनइक्वालिटी है, ये फिनोमेना पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, उसमें हाई इनइक्वालिटी वाले कंट्री 90% से ऊपर हो गए हैं, जो पहले 83% के आसपास थे। और एक पूंजी और श्रम, मजदूर और पैसा, इन दोनों का कितना हिस्सा किसी देश में है, किसी उत्पादन में है, मतलब कोई चीज़ बन रही है तो उसमें कितना पैसे का योगदान है और कितना मजदूर का योगदान है। इस आंकड़े को आप देखें तो 1980 में हमारे यहाँ पर श्रम का हिस्सा बड़ा था और पूंजी का हिस्सा बहुत छोटा था पूरी दुनिया में। अब सीन बदल गया। जो उत्पादन हो रहा है पैसे से हो रहा है, यानी इंसान की अहमियत कम होती जा रही है, हमारी आपकी अहमियत कम होती जा रही है। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दुनिया के खतरनाक चलन को बता रहा है। यानी 25 साल में अगर ये हाल हुआ है तो अगले 25 साल में इस दुनिया में सिर्फ इनके पास ही पैसा बचेगा। जो हमारे पास है अभी, रोटी कपड़ा मकान संसाधन,
ये भी लुट जाएंगे। और स्थिति बताता हूँ मैं आपको कि जो इनइक्वलिटी वाले देश हैं सबसे ज़्यादा, उसमें अगर आप रैंकिंग देखें तो तीसरे नंबर पे भारत आता है 97। जो प्राइवेट पेंशन मिला के जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो घरों में रहती है, जिनके पास घर है और $100 से ज़्यादा में अपना काम चला रही है, ऐसी संख्या, ऐसे 97% लोग भारत में हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं उसमें तीसरा नंबर है, यानी सबसे ज़्यादा में, लेकिन 97% दूसरे नंबर वाले के भी हैं, तो आप दूसरे नंबर पर रह सकते हो। आपसे ज़्यादा बुरा हाल केवल चिली का है, बाकी सबका हाल आपसे अच्छा है। अगर आप बांग्लादेश का भी हाल अच्छा है, और बाकी बात तो और कनाडा वगैरह छोड़ दीजिए। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट वेल्थ जो है वो 1980 से 2024 के बीच में कैसे बदली है, वो इस चार्ट को देखिए। प्राइवेट संपत्ति बढ़ती चली जा रही है और सरकारों की या जनता की संपत्ति लगातार एक फ्लैट कर्व है, यानी पैसा पूंजीपतियों की तरफ जा रहा है। ये आंकड़े हमको बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाते हैं और ये कहते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी, अब देखिए खाद्य सुरक्षा यानी भोजन मिलना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, इस ग्राफ में लग रहा है। और अमीरों के लिए पास वेल्थ ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे जैसे उनके पास पैसा बढ़ रहा है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, यानी आदमी का भोजन छिनता जा रहा है। और अगर आप बच्चे के जन्म के दौरान मृत्यु के आंकड़े में जाएं तो सबसे अच्छी स्थिति स्वीडन की है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे नंबर पे सबसे कम प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु भारत के केरल में होती है। यानी भारत के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन इससे भी बुरी खबर है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाँ मौत होती है वो भी भारत का मध्य प्रदेश जन्मभूमि है आरएसएस की। हालत यह है कि 160 से ज़्यादा 170 महिलाएं बच्चों को जन्म देते समय मध्य प्रदेश में मर जाती हैं और केरल में ये संख्या 10-12 के आसपास है 1 लाख महिलाओं में। तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको एक एहसास दिलाते हैं, आपको बताते हैं कि हमारे स्थिति हमारे समाज की, हमारे देश की क्या है। अब अगर इसको देखा जाए तो भारत के संदर्भ में आप देखें तो आपको बहुत सारी, आपको कुछ हो सकता है बोझिल लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी आंकड़ा है और इसको इसलिए समझना भी ज़रूरी है। आप बोर होकर जाने की प्लीज़ ना जाएं, रुकें। भारत में जो टॉप के 1% लोग हैं उनकी दौलत बढ़ती जा रही है लगातार। 2002 से 2023 के दौरान 1% लोगों की कुल संपत्ति 62% बढ़ गई है, यानी पहले उनके पास 100 रुपये थे तो 162 रुपये हो गए हैं और हमारे पास में कुछ नहीं बचा हुआ है। पूरी दुनिया में ये पैटर्न इतना बुरा नहीं है, पूरी दुनिया में 41% है, यानी जो संपत्ति बनी उसका 62% भारत में 1% लोगों के पास चला गया और दुनिया में 41% ही गया है। और ये गैप बड़ा गैप है, यानी 25% ज़्यादा लोग भारत में, 25% ज़्यादा दौलत 1% लोगों ने घसीट ली है। और इसमें एक बात लिखी हुई है रिपोर्ट में कि ये प्रोजेक्शन और ये हालात, ये कुदरती हालात नहीं हैं, ये कुदरती नहीं हो रहा है, ये सरकारों की नीतियों के कारण है। ये लिखा हुआ है उसमें, यानी सरकारें ये विषमता बढ़ा रही हैं क्योंकि सरकारें जो बैठी हुई हैं वो पूंजीपतियों की एजेंट बैठी हुई हैं, चोर बैठी हुई हैं। और साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, आगे जाके बताएंगे कि भारत में कैसे अमीरों का खजाना बढ़ा गया। कोई भी आदमी अगर उसको कुलबुलाहट हो रही हो अंदर, अगर वो ये कहना चाहता हो पहले नहीं था क्या, 70 साल में नहीं था, तो वो जानने की रिपोर्ट 2000 से लेके 2024 के बीच की है और देश की हर राजनीतिक पार्टी संदेह के घेरे में है। संदेह के घेरे में नहीं है बल्कि इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए कोई भी पार्टी ये मान के कोई इसको डिफेंड ना करे कि भाई मेरी पार्टी के राज में नहीं, पहले भी तो हुआ है। मूर्खों, ये तुम्हारे जीवन का प्रश्न है। कोई भी सरकार कुछ भी कर रही हो, गलत हो रहा है तो बोलो। पहले भी गलत हो रहा था, पहले कोई आपको 2 जूते मारता था, आज किसी ने आपको फिर 2 जूते मार दिए तो आप उसको इसलिए माफ़ मत करो कि पहले वाला भी मारता था। जूते मारना ही गलत है,
इसलिए मत खाओ मेरे मित्रों। और अब आगे बढ़ते हैं इसमें। मैं कभी कभी बहुत पॉलिटिकल कमेंट मुझे करने पड़ते हैं और एक्सट्रीम करने पड़ते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दिल दुखता है जब ये डाटा हम देखते हैं। हालत में भारत में जो खास बात है वो ये है कि तेज़ी से संपत्ति अमीर लोगों की तरफ गई है, यानी कुछ ना कुछ नीतियाँ इस देश में ऐसी बनी जो अमीरों के फ़ायदे वाली थी, जिसमें आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट और ग्लोबल ट्रेड लिंकेज ने सबसे ज़्यादा संपत्ति को बढ़ाया। एक वीडियो मैंने 2-4 दिन पहले किया था और वो जानकारी सबसे ज़्यादा हम सब के लिए अलार्मिंग है। वो ये है कि हिंदुस्तान में अब जो इन्वेस्टमेंट है, और ये पूरी दुनिया में बंद होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये अभियान चले, और अगर मैं कर पाया तो इस पर जन जागरण अभियान चलाऊँगा कि वेल्थ जनरेशन केवल उत्पादन से जुड़े हुए चीज़ों से ही होनी चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद उत्पादन के नाम पर ही सारी नीतियां चलाई जाती हैं। सारी सरकारें कहती हैं अगर पैसा सट्टेबाजी में, सोना बेच के, शेयर बेच के ऊपर ही ऊपर बढ़ता जाएगा तो कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा, ना रोजगार आएंगे, ना कुछ आएगा। ये बंद होना चाहिए सट्टेबाजी, ना सोने में, ना चांदी में, ना किसी में। जो कुछ हो उत्पादन आधारित हो। स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ने इस वेल्थ की इनइक्वालिटी को, विषमता को बढ़ाया है। सोने के ट्रेडिंग ने बढ़ाया है, और उससे वो बहुत बड़े योगदान है उसका, उसको बंद करना पड़ेगा। वो ऐसे तरीके हैं जिसमें अमीरों की दौलत ही बढ़ती जाती है। शेयर बाज़ार में हमारी मेहनत का पैसा वहाँ चला जाता है, हमारा पीएफ का पैसा सरकार शेयर खरीदने में लगा रही है, हमारे पैसों से शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग हो रही है। कहा जा रहा है पूंजीपतियों को पैसा देंगे तो उससे उत्पादन होगा, लेकिन उत्पादन हो ही नहीं रहा है। उत्पादन के नाम पे इकट्ठा किया हुआ पैसा जुए और सट्टे में लुटाया जा रहा है, लुटाया नहीं जा रहा है। उसके ज़रिए अमीर लोग अपना घर बढ़ रहे हैं। इसको तुरंत बंद होना चाहिए, और इसके कारण हमारे यहाँ पे एक बड़ा नुकसान हो रहा है, चाहे वो रियल एस्टेट हो या दूसरी भी चीज़ें हों। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट पे आधारित चीज़ नहीं होनी चाहिए। पूंजी आधारित इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है, कैपिटल बेस्ड इनकम बढ़ रही है, लेबर बेस्ड इनकम कम हो रही है, और इसी के कारण ये बुरा हाल है। हिंदुस्तान में मोनोपोली को बढ़ाया जा रहा है, कॉरपोरेट को ताकत दी जा रही है। भारत में पहले हर जोन में 4 टेलीकॉम ऑपरेटर होते थे। घोटाले का एक ड्रामा क्रिएट किया गया और हिंदुस्तान का पूरा टेलीकॉम सेक्टर एक कंपनी के जेब में भर दिया गया। सरकारी कंपनियों को बर्बाद कर दिया गया। सरकारी हथियार कंपनियों को काम ना देकर, उनको ठेके ना देकर प्राइवेट कंपनियों को दिए जाते हैं, चाहे राफेल का ठेका हो, चाहे वो इजराइल की गन असेंबल कर रहा है बैठ के, अडानी उसका ठेका हो। बहुत सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं, और इसकी वजह से मोनोपोली के कारण, भाई पूंजीवाद में तो आप कहते हो कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, तो आप मार्केट तो खोल ही नहीं रहे हो। आप तो दोस्तों को ठेके दे रहे हो। आप कह रहे हो ये मुंबई एयरपोर्ट ऐसे मिलेगा, वरना आपको सरकारी एजेंसी बुक कर देगी। तो ये जब हो रहा है तो सारा का सारा धन अमीरों के पास जा रहा है। ऐतिहासिक असमानता बढ़ती जा रही है। और अगर किसान कानून, कृषि कानून पास हो गया होता, देश के किसानों की ज़मीनें भी इन्हीं लोगों के लिए नोट छाप रही होती। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर डेटा देखें तो नया धन केवल 64% 1% आबादी के पास, और 41% 99% आबादी के पास। ये सारे डेटा, सारी चीज़ें हमको बता रही हैं कि अब भारत की सत्ता को विकेंद्रीकृत करना चाहिए, बिजनेस को विकेंद्रीकृत करना चाहिए। लाइसेंस कोटा अगर आप ख़त्म करना चाहते हो, लाइसेंस कोटा राज, तो अपनी जान पहचान की 4 कंपनियों के लिए क्यों ख़त्म होता है? फिर कोई भी उसमें आ सकता है, देसी विदेशी कंपनी। आपने एलन मस्क को उठा के सैटेलाइट इंटरनेट का ठेका दे दिया, भारतीय कंपनियों को कम्पीट तक नहीं करने दिया, क्योंकि आपको वहां चाटना था तलवे। क्या वहां बिडिंग नहीं होनी चाहिए थी? क्या वहां 4-5 प्लेयर अलाउ नहीं करने चाहिए थे? क्या रिलायंस अगर करना चाहता तो उसको नहीं इजाज़त देनी चाहिए थी? एयरटेल को नहीं देनी चाहिए थी? वोडाफोन को नहीं देनी चाहिए थी? या विदेशी कंपनियां और अगर चाहें तो उनको नहीं देनी चाहिए थी? आपने सारे कानून ख़त्म करके उसको दी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 2G घोटाले में कि जो होगा बिडिंग के ज़रिए होगा, ऑक्शन के ज़रिए होगा, ओपन बिडिंग से होगा। आपने नियम बना दिया, सरकार जिसको चाहेगी उसको देगी, और सुप्रीम कोर्ट का तो अब क्या कहा जाए। ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं, और ये अपने आप में ख़तरनाक स्थिति है। अब इस रिपोर्ट ने जो कहा है
जो सिफारिशें की हैं वो कह रही है कि कर निर्धारण प्रगतिशील होना चाहिए, यानी अमीरों पे ज़्यादा टैक्स, गरीबों पे कम टैक्स। पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, संपत्ति कर लगनी चाहिए। शेयर से तूने पैसा कमाया है तो ज़्यादा टैक्स दे, तूने जुआ खेल के तो कमाया भाई, कौन सा वहाँ मेहनत की है। और जो आदमी कंपनी में उत्पादन करके जो फैक्ट्री लगा के बेचारा लगा हुआ है, फैक्ट्री चला रहा है, उसके रिटर्न भी कम है तुमसे, उस पर टैक्स लग रहा है, जीएसटी उस पर लग रहा है। सट्टेबाज पे टैक्स नहीं लग रहा है, टैक्स उस पर लग रहा है जो फैक्ट्री खोल के चला रहा है और उस जो सामान का उत्पादन कर रहा है उस पर टैक्स है। सारा खेल ऊपर ही ऊपर चले जा रहा है। सोना बढ़ा दो, चांदी बढ़ा दो, शेयर बढ़ा दो। अब हालत यह है कि इसके साथ साथ दुनिया भर में समन्वय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये जो अल्ट्रा रिच है ना, ये तो किसी देश के नागरिक होते ही नहीं है, तो झूठे नागरिक होते हैं देश के। अंबानी का कॉरपोरेट ऑफिस चल रहा है वहाँ पर सिंगापुर में, वहाँ पर फैमिली ऑफिस अडानी का चल रहा है। ये लोग वहीं से ऑर्डर देते हैं, वहीं से बिलिंग करते हैं, वहीं से कारोबार कर रहे हैं। तो अगर कॉरपोरेट टैक्स सारे देश मिलकर एक जैसा लगाएंगे तो फिर टैक्स हेवन नहीं रह जाएगा दुनिया में। सारे मिलके कहें कि भाई अमीरों के ऊपर 20% टैक्स लगेगा या 30 लगेगा, शुद्ध हो जाएगा मामला। लेकिन यहां पर वो नहीं हो रहा है। और कम से कम ये जो टैक्स है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है G20 की, लगना चाहिए। और इसी तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा पे जितना ज़्यादा हो सके इन्वेस्ट करो, ताकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों तक पहुँचें। सोशल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो। हमारे यहाँ तो उसको मुफ्तखोरी, रेवड़ी, अट्ट पट्ट बोल के दो कौड़ी के मूर्ख टाइप के नेता चले जाते हैं। और कठिन शब्द में बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पे। वो ये कह रहे हैं कि कैश, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बढ़ाओ, लोगों को एक फिक्स पैसा दे दो, वही 72,000 रुपये मिलेगा तेरे को साल का, खा। बेरोजगारी पे इंश्योरेंस करो, नौकरी जाएगी तो भाई तेरा इंश्योरेंस है नौकरी जाने का, तो तेरे को इतना पैसा हम इंश्योरेंस कंपनी से देंगे। बेसिक इनकम मजबूती से लागू करो। ये जो यहाँ गुलामी कर दी गई है, जितना चाहो लूट लो, मजबूती से लागू करो और इसका विस्तार करो। अस्थायी राहत और दीर्घकालीन समावेश दोनों होने चाहिए। रिपोर्ट कह रही है गरीब आदमी की तनख्वाह, नौकरी गई, पैसा मिलना चाहिए। इसके साथ साथ बाज़ार को भी रेगुलेट करो, कंपटीशन कमीशन को काम पे लगाओ। एक कंपनी लूट के दूसरी कंपनियों को बंद ना करे, क्योंकि अगर कोई कंपनी मोनोपोली का फ़ायदा उठा के दूसरी कंपनियों को बंद करती है तो रोज़गार भी लोगों का जाता है। इसके साथ साथ बार्गेनिंग पावर मजदूर की बढ़ाओ, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा का कवरेज, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करो और जिन लोगों को काम आता है उनकी कमाई बढ़ाओ। अब तो हालत ये है कि अब आप, जब मैंने भी डेटा आपको दिखाया था कि श्रम आधारित जो है उत्पादन में श्रम का योगदान कम होता जा रहा है, पूंजी का बढ़ता जा रहा है। कुछ समय बाद तो कहेंगे आदमियों को मारो, इतने आदमी का करेंगे क्या हम, कमाई तो हमारे पैसे से ही हो जा रही है। इसी तरह से पूरी दुनिया में जलवायु, बाकी चीज़ों मामलों में जैसे आपने एक पॉलिसी बनाई है, ऐसे ही आम लोगों के लिए भी एक पॉलिसी बनाओ, एक डेटा से मॉनिटरिंग करो। क्योंकि अगर ये नहीं किया तो गरीब और गरीब होता जाएगा, जहाँ से मैंने शुरू किया था, अमीर और अमीर होता जाएगा। अमीर आदमी गरीब आदमी के संसाधन छीनते जाएंगे। अभी तो आपका छोटे छोटे संसाधन हैं, छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी, बड़ी दुकानें आ जाएंगी। अमेरिका में ना बड़े बड़े स्टोर होते हैं। अब ममदानी को बोलना पड़ा भाई साहब कि हम जो है वो ऐसे छोटे छोटे स्टोर लाएंगे जो सस्ता सामान देंगे राशन का, क्योंकि बड़ी कंपनियों ने मोनोपोली स्थापित कर ली है, छोटी दुकान चली गई है। हमारे यहाँ की तरह पड़ोस में दुकान तो कोई खोल नहीं सकता, तो वो मनमाने दाम पे बेचती हैं। बड़े बड़े स्टोर हैं, अमेजोन, टारगेट वारगेट, उन सब को चुनौती दे रही हैं। तो अभी वैसा केंद्रीकरण ना हो जाए, हो ही जाएगा। इन सब की छोटे छोटे दुकान गल्ले ना छिन जाए, जो अपने आप को भी लालाजी समझते हैं। पता चला ये भी मजदूर के साथ ही बैठे हुए हैं, बीड़ी पी रहे हैं, मकान भी इनका चला गया। क्योंकि पैसा जिस तरह से एक तरफ जाता जा रहा है, एक तरफ जाता जा रहा है, जनता के पास कुछ बचेगा नहीं। तब क्या होगा, इलट्ठ पकड़ के जहाँ अंबानी मिल जाए, पीटो, अडानी, वो लोग तो चले जाएंगे देश छोड़ के। उनको कोई देश से लगाव नहीं है।
भयंकर खतरनाक स्थिति है। इसलिए रिपोर्ट कहती है कि अब इमरजेंसी के हालात हैं और किसी भी तरह से इस असमानता को रोको। पिछले 25 साल के आधार पर कह रही है और अगले 25 साल अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो ये बेहद खतरनाक पैटर्न इस देश के लिए होने वाला है। उम्मीद करता हूँ मैं सरल तरीके से इस कठिन रिपोर्ट को समझाने में कामयाब रहा हूँगा, और अगर नहीं समझा पाया तब भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी थी, भले ही इसको सिंपल ना किया जा सके, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमारा हाल क्या है, हमारा भविष्य क्या है। नमस्कार, जय हिंद।